हेलो फिजिसिस्ट्स। दुनिया भर से हमें सुन रहे सभी दर्शकों का स्वागत है डॉक्टर फिजिसिस्ट जियोपॉलिटिक्स सीरीज के एक नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है वो खास तौर पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनके नजरिए से बहुत ही सटीक और जानकारी से भरी होने वाली है। बिल्कुल। और विषय की गहराई में जाने से पहले मैं सभी सुनने वालों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। अगर आप ऐसे ही जटिल जियोपॉलिटिकल मुद्दों का बहुत ही आसान भाषा में विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे नए चैनल डॉक्टर फिजिसिस्ट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 20 मई 2026 के ताज़ा हालात की। भारतीय प्रधानमंत्री अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में इटली पहुंचे हैं। जी, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स के बाद अब रोम। सही कहा। और चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत और इटली के जो रिश्ते हैं ना, वो अब सिर्फ एक आम कूटनीतिक रिश्ते नहीं रह गए हैं। इसे अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दे दिया गया है। और यहीं पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। कैसे? लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इटली अकेला ऐसा बड़ा पश्चिमी देश था जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का हिस्सा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त। बिल्कुल। लेकिन अब इटली उस बीआरआई से बाहर निकल चुका है और भारत के नेतृत्व वाले संगठनों जैसे आईएसए, सीडीआरआई और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में तेजी से शामिल हो रहा है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। एकदम सही। चीन का हाथ छोड़कर भारत की तरफ आना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कूटनीतिक बदलावों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी है, जो इस साझेदारी का असली आधार है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझना होगा, इंडो मेडिटेरेनियन। इंडो मेडिटेरेनियन यानी इंडो पैसिफिक और भूमध्य सागर को मिलाकर। जी, पहले हम इंडो पैसिफिक और मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की तरह देखते थे, लेकिन अब इन्हें एक इंटरकनेक्टेड स्पेस यानी एक जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर। बिल्कुल। और इसी सोच का नतीजा है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम आईएमईसी कहते हैं। हाँ, आईएमईसी की तो बहुत चर्चा है। इसमें इटली का जो ट्रायस्टे बंदरगाह है उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। और सिर्फ भौतिक बंदरगाह ही नहीं, डिजिटल कॉरिडोर पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। डिजिटल कॉरिडोर? हाँ, टीआईएम ग्रुप जो इटली की कंपनी है, स्पार्कल, वो जेनोआ और मुंबई के बीच एक नई ब्लू रमन सबमरीन केबल बिछा रही है। अरे वाह! यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि मतलब अगर हम इसे देखें तो क्या ये प्राचीन स्पाइस रूट जो मसालों का व्यापारिक मार्ग था, उसका एक आधुनिक डिजिटल और लॉजिस्टिक संस्करण नहीं है? बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल, ये उसी स्पाइस रूट का 21वीं सदी का रूप है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जी, और ये शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। जी पूछिए। मध्य पूर्व में जो अभी अस्थिरता चल रही है, जैसे गाजा युद्ध और लाल सागर का संकट, उसे देखते हुए क्या आईएमईसी फिलहाल सिर्फ कागजों पर ही सीमित नहीं है? जमीन पर तो कुछ। आपका सवाल बहुत लाजमी है। भू राजनीतिक हालात अभी थोड़े मुश्किल जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम रुक गया है। अच्छा, तो काम कैसे हो रहा है? देखिए, दोनों देश फिलहाल इसके संस्थागत ढांचे पर काम कर रहे हैं। इटली ने इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल दूत नियुक्त किया है और अपनी संसद में एक संसदीय समूह भी बनाया है। यानी कानूनी और प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, ताकि जैसे ही मध्य पूर्व के हालात सुधरें, ये कॉरिडोर तुरंत और बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर दे। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। क्या बात है। तो चलिए, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि इन रास्तों पर व्यापार कौन करेगा। बिल्कुल, जियो इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं। यहीं से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और एक ऐतिहासिक डील की बात आती है। अगर हम व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में दोनों देशों का आपसी व्यापार लगभग $16.77 बिलियन या कहें तो $14.25 बिलियन तक पहुंच गया है। काफी बड़ी छलांग है। और लक्ष्य यह है कि 2029 तक इसे 20 बिलियन यूरो तक ले जाया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जिस पर सबकी नजर है, वो है टाटा मोटर्स द्वारा इटली के इवेको ग्रुप का अधिग्रहण। बिल्कुल, लगभग 3.8 बिलियन यूरो का नकद अधिग्रहण। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। हाँ।
इन दोनों कंपनियों के मिलने से एक ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल चैंपियन बनेगा। आप सोचिए, हर साल 5,40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन और 22 बिलियन यूरो का रेवेन्यू। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। अक्सर हम देखते हैं कि जो यूरोपियन देश हैं वो अपनी बड़ी कंपनियों के विदेशी अधिग्रहण को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, मतलब प्रोटेक्शनिज्म बहुत होता है वहाँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो फिर टाटा ने इस डील को इटली की सरकार से पास कैसे करवाया? ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। एकदम सही सवाल पकड़ा है आपने। इसके पीछे काम कर रही थी नॉन फाइनेंशियल कोवेनेंट्स, यानी गैर वित्तीय शर्तें। अच्छा, ये क्या होती हैं? देखिए, टाटा ने इटली की सरकार को कुछ पक्की गारंटियां दी हैं। पहली तो ये कि इवेको का मुख्यालय वो इटली के ट्यूरिन शहर में ही रहेगा। तो हेडक्वार्टर शिफ्ट नहीं होगा। जी। और दूसरी सबसे अहम गारंटी ये है कि कम से कम अगले 2 साल तक कोई भी प्लांट बंद नहीं होगा और कोई छटनी नहीं की जाएगी। तो मतलब नौकरियां सुरक्षित कर दी। बिल्कुल। इटली में करीब 14,000 नौकरियां सीधे तौर पर सुरक्षित हो गईं। इससे वहां की सरकार का भरोसा जीत लिया गया। एक बात और मैंने पढ़ी थी कि इवेको का जो डिफेंस बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, टाटा ने उसे इस डील से अलग रखा है। जो रक्षा से जुड़ा हिस्सा था वो इटली की ही कंपनी लियोनार्डो को बेचा जा रहा है। बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि अगर रक्षा तकनीक भी विदेश जाती तो शायद इटली की संसद इस डील को रोक ही देती। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता। तो चूंकि इवेको के डिफेंस हिस्से को इस डील से अलग रखा गया है, ये सीधा लिंक बनाता है भारत और इटली के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की ओर। बिल्कुल। और रक्षा क्षेत्र में दोनों देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच 2026-2027 बायोलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान यानी द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर चर्चा हुई है। और इसमें मेक इन इंडिया का भी कोई रोल है क्या? बहुत बड़ा रोल है। इटली की बड़ी रक्षा कंपनियां जैसे लियोनार्डो, फिनकांटिएरी और इलेक्ट्रॉनिका वो अब मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही उत्पादन करने पर राजी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और इटली का रिश्ता अब केवल बायर और सेलर यानी खरीदार और विक्रेता का नहीं रहा है, बल्कि वो अब एक को डेवलपर बन गए हैं। बिल्कुल, सह विकासकर्ता बन गए हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब अगर हम रक्षा क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता की बात करें तो ये कैसे फिट बैठते हैं? देखिए, जब आप तकनीक खुद बनाते हैं तो आपके फैसले आजाद होते हैं। और ये स्वायत्तता सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी दिख रही है। समंदर में कैसे? स्वेज नहर क्षेत्र में इटली अपना ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है ताकि व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखा जा सके। और वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में भारतीय नौसेना के साथ उनके संयुक्त युद्धाभ्यास लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों देश अपने अपने क्षेत्रों में और एक दूसरे के साथ मिलकर सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जी। खैर, रक्षा और व्यापार के बाद मुझे लगता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं वहां के लोग, पीपल टू पीपल कनेक्ट। एकदम सही। और यहीं पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट यानी MMA की भूमिका आती है। हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस एमएमए के जो प्रावधान हैं, क्या आप उनका थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं? बिल्कुल। इसमें सबसे दिलचस्प है इटली का फ्लोज डिक्री या जिसे वो डेक्रेटो फ्लूसी कहते हैं। डेक्रेटो फ्यूसी, अच्छा। हाँ, इसके तहत इटली ने भारतीय कामगारों के लिए एक आरक्षित कोटा तय किया है। जी। मिसाल के तौर पर 2025 के लिए उन्होंने 7,000 नॉन सीजनल और 5,000 सीजनल वर्कर का कोटा फिक्स किया है। यानी भारतीयों को अब दूसरों के साथ लाइन में नहीं लगना है, उनका कोटा अलग है। जी। और सिर्फ कामगार ही नहीं, छात्रों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। जो भारतीय छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई के बाद 12 महीने का अस्थायी निवास यानी टेम्पररी रेजिडेंस दिया जाए। अरे वाह, 12 महीने, ताकि वो वहां नौकरी ढूंढ सकें या काम शुरू कर सकें। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जी। इटली के श्रम मंत्रालय की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जी। इटली में 33.5% भारतीय नागरिक कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। जी। और करीब 28.5% उद्योग यानी इंडस्ट्री में शामिल हैं। वेट, रियली? कृषि में? मतलब इटली के बारे में सोचते ही हमें फैशन, पिज्जा और तेज कारें याद आती हैं। ये भारतीय वहाँ कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहे हैं, ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। जी हाँ, उत्तरी इटली में जो मशहूर चीज बनता है वहाँ डेयरी फार्म्स में ज्यादातर पंजाबी मूल के भारतीय ही काम कर रहे हैं। ओह वाओ! मतलब भारतीय डायस्पोरा यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा है इटली में,
और वहाँ की इकोनॉमी को जमीनी स्तर पर चला रहा है। बिल्कुल। और इस जनसांख्यिकी के बदलाव का असर वहां की संस्कृति पर भी पड़ रहा है। सांस्कृतिक कूटनीति के मोर्चे पर इटली ने हाल ही में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को एक पंजीकृत धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। ये तो बहुत बड़ी बात है किसी भी यूरोपियन देश के लिए। हाँ, और इतना ही नहीं, मिलान विश्वविद्यालय में पहली बार ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की एक चेयर की स्थापना भी की गई है। तो ये सिर्फ व्यापार और सेना तक सीमित नहीं है, संस्कृति और लोगों का भी बहुत गहरा जुड़ाव हो रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भारत इटली की ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप केवल दो देशों का द्विपक्षीय मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंडो पैसिफिक और यूरोप के बीच एक मजबूत पुल बनाने की, खास तौर पर IMEC के जरिए एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। जी। और अंत में मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाना चाहूंगा जिस पर हमारे सुनने वालों को, खासतौर पे एस्पिरेंट्स को गहराई से सोचना चाहिए। बताइए। देखिए, अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है। भारत लंबे समय से यूरोपीय संघ यानी EU के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत कर रहा है। हाँ, जो हमेशा किसी न किसी वजह से अटक जाता है। बिल्कुल। कई विनियामक बाधाओं या कहें तो रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से वो बातचीत रुकी रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इटली के साथ भारत की ये जो इतनी गहरी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बन रही है, जैसे कि ये टाटा इवेको डील है, क्या ये सब इटली को EU के भीतर भारत का सबसे बड़ा वकील या पैरविकार बना सकती है? यानी इटली हमारे लिए बैटिंग करेगा EU में। बिल्कुल। क्या रोम के जरिए नई दिल्ली के लिए ब्रुसेल्स, जो कि EU का मुख्यालय है, उसका रास्ता आसान हो सकता है? मेरा मानना है कि एस्पिरेंट्स को इस एंगल से भी इस पूरी पार्टनरशिप को एनालाइज करना चाहिए। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार नजरिया है। एक तरह से बैकडोर एंट्री या एक बहुत मजबूत लॉबी का काम इटली कर सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस बेहद दिलचस्प और जानकारी से भरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि हमारे नए चैनल डॉक्टर फिजिसिस्ट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, बिल्कुल करें।